जय हिंद बच्चों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस एकेडमी में। और जो मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस हमने शुरू करी है उस पे आज का टॉपिक रहेगा बेटा टाइड्स। तो सबसे पहले मैं आपको टाइड्स के बारे में बता दूं। जो टाइड हम पढ़ने वाले हैं ये टाइड्स हैं क्या, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं। जो बच्चे हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनके लिए मैं आपको विशेष प्रकार से बता दूं। जो टाइड्स होते हैं, टाइड्स को हिंदी में कहते हैं बेटा ज्वार भाटा। क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। ठीक है, अब ये ज्वार भाटा क्या है इसको समझते हैं, फिर मैं इस फोटो पे आऊंगा। ओके, टाइड्स में अगर मान लेते हैं मैं आपको कहूं कि आप किसी समुद्र किनारे खड़े हैं, ठीक है, दिस इज ओशन, ये समुद्र है, आप यहां पर खड़े हैं। आप वहां पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो अभी समुद्र का लेवल पॉइंट ए पर है, ये पॉइंट ए मान लो, दिस इज पॉइंट ए, अभी समुद्र का लेवल ए पर है। आप कुछ घंटों बाद, मैं कुछ मिनट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं करीब करीब 12 घंटों की बात कर रहा हूं, करीब करीब 12 से 12.5 घंटे के बाद, यानी कि 12 घंटे 26 मिनट के बाद आप देखेंगे ये समुद्र का लेवल जो है ये पॉइंट बी पर जा चुका होगा। और फिर 12 घंटे 26 मिनट के बाद यही लेवल समुद्र का बी से वापस ए की तरफ आ चुका होगा। तो यानी कि आप अगर समुद्र किनारे खड़े हैं तो आप ये एक्सपीरियंस करेंगे, आप ये अनुभव कर रहे होंगे कि ये समुद्र का लेवल जो राइज हो रहा है। तो मैं यहां लिख देता हूं, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल इन सी लेवल, राइज एंड फॉल इन सी लेवल, यानी कि समुद्र के लेवल का राइज और फॉल होना। यानी कि राइज मतलब चढ़ना पानी का, धीरे धीरे पानी का आगे बढ़ना और धीरे धीरे पानी का पीछे की तरफ जाना। तो राइज एंड फॉल इन सी लेवल इज कॉल्ड एज टाइड्स। सबसे पहले तो ये समझो, ज्वार भाटा का मतलब क्या होता है? समुद्र के लेवल का धीरे धीरे चढ़ना, धीरे धीरे उतरना, ये अनुभव। मैं समुद्र की लहरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जो समुद्र की लहरें लगातार आती हैं फिर पीछे चली जाती हैं, वो तो कुछ मिनट का खेल होता है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं 12.5 घंटे की। यानी कि अगर समुद्र का लेवल है, ये जैसे मानो बहुत तेज बरसात हुई, तो बरसात में क्या होगा? सड़कों में पानी भरना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पानी जो है भरता जाता है सड़क में। बारिश जैसे जैसे हल्की होती जाएगी, समुद्र का जो सड़क के ऊपर जो पानी भरा है वो धीरे 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 नीचे चला जाएगा, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है। महसूस तो देगा लेकिन वो हमें दिखेगा नहीं। कि आप ये नहीं कहते देखो समुद्र का सड़क पे पानी धीरे धीरे उतर रहा है या चढ़ रहा है, वो दिखेगा नहीं पर महसूस दे देगा। तो यहां पर भी समुद्र का जो लेवल है वो धीरे धीरे चढ़ेगा, धीरे धीरे उतरेगा। तो इसी समुद्र के राइज और फॉल को हम क्या कह रहे हैं? टाइड्स कह रहे हैं। अब ये राइज माने क्या होता है तो ध्यान रखना बेटा, राइज को हम कहते हैं हाई टाइड। राइज को क्या बोलेंगे? हाई टाइड। और फॉल को क्या बोलेंगे? लो टाइड। फॉल माने लो टाइड। ठीक है, तो समुद्र के लेवल का राइज और फॉल होना ये तो मैंने आपको बताया, हाई टाइड और लो टाइड। अब सवाल है कि आखिरकार ये समुद्र का लेवल ऐसा क्यों करता है। तो अब आप इस फोटो में देखो, दिस इज सन, दिस इज सन, दिस इज मून एंड दिस इज अर्थ। ये अर्थ का ये वाला पार्ट देखो, ठीक है। तो आप ध्यान रखो कि सूरज और चांद इन दोनों का अपना एक गुरुत्व बल है। तो ये जो सूरज और चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, ये सूरज और चांद का जो गुरुत्व बल है ये पृथ्वी के ऊपर जब लगता है तो पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि लिक्विड स्टेट में जो पानी है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये पानी जो पृथ्वी के ऊपर है, सॉलिड पार्ट तो बेटा दिखेगा भी नहीं, सॉलिड पार्ट अट्रैक्ट तो हो रहा होगा लेकिन सॉलिड पार्ट जो है वो खींचेगा नहीं। ठीक है, तो लिक्विड पार्ट जो है ये इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होता है इनकी तरफ, और इस अट्रैक्शन की वजह से हमारे इस पृथ्वी पर जो ओशन है उसमें एक बल्ज देखने को मिलता है। बल्ज का मतलब अट्रैक्शन देखने को मिलता है। आप देख रहे हो कि यहां पर ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ ये वाला नीला वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट देखो, देख रहे हो। तो ये जो मैंने शेड किया हुआ पार्ट है, ये जहां पर हाई टाइड लिखा है, यहां पर समुद्र का लेवल आप देख रहे हो थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, जबकि नॉर्थ साउथ की तरफ आप देख रहे हो यहां पर समुद्र का लेवल क्या हो गया? लो, मतलब नीचे की तरफ चला गया, है ना। ये क्यों? क्योंकि सूरज और चांद दोनों ही मिलकर के अपने गुरुत्व बल की वजह से
पृथ्वी के ऊपर जो पानी है उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए भाई मानो मेरे को कोई दोनों साइड से मेरे हाथों को खींचे तो मेरे कंधों पर जोर पड़ेगा। अब ये क्योंकि सॉलिड है तो सॉलिड होने की वजह से दिखेगा नहीं पर प्रभाव तो पड़ेगा। तो मानो आप यहां पर ये सूरज और चांद जो है ये पृथ्वी के ऊपर इस पानी को अपनी तरफ जब खींचते हैं तो पानी बाहर की तरफ बल्ज होता है ना, बाहर की तरफ मूवमेंट करता है। बट आपको यह भी ध्यान रखना है कि चांद की पोजीशन तो फिक्स नहीं है, चांद तो रेगुलरली क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो जैसे जैसे चांद रिवॉल्व करेगा, मानो चांद यहां आ गया तो पानी का बल्ज ऐसे हो जाएगा, चांद मानो यहां पर आ गया तो पानी का बल्ज ऐसे हो जाएगा, चांद मानो यहां पर आ गया तो पानी का बल्ज ऐसे हो जाएगा। तो चांद अपनी तरफ से उस पानी को खींचेगा, सूरज अपनी तरफ से उस पानी को खींचेगा। बट इसमें एक अंतर ध्यान रखना, चांद सूरज के मुकाबले पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो चांद का है वो सूरज से ज्यादा है। तो यहां लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले ज्यादा है तो इसी वजह से चांद का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, टाइड्स माने क्या है, समुद्र के लेवल का राइज एंड फॉल होना। ये टाइड्स क्यों आ रहे हैं उसका कारण मैंने आपको बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। सूरज और चांद पृथ्वी के ऊपर अपना गुरुत्व बल लगाते हैं तो उसी गुरुत्व बल की वजह से पानी जो है पृथ्वी के ऊपर वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको हम बल्जिंग कहते हैं। जहां जहां चांद जाएगा वहां वहां ये बल्जिंग होगी। अगर चांद यहां गया, ये पोजीशन x है, अगर चांद x पर पोजीशन पे है तो पानी का बल्ज उधर हो गया। तो अगर पानी ऊपर की तरफ बल्ज हुआ तो यहां पानी कम हो गया होगा, तो एक तरफ हाई टाइड आया होगा तो दूसरी तरफ लो टाइड आया होगा। तो अब मानो चांद की पोजीशन y पर आ गई तो यहां पर पानी इस तरफ अट्रैक्ट हुआ होगा तो यहां पर हाई टाइड आ जाएगा तो दूसरी तरफ लो टाइड आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि पानी जिस तरफ अट्रैक्ट हुआ, जिस तरफ गया वहां पर हाई टाइड आ जाएगा तो दूसरी तरफ जहां कम हुआ पानी वहां पर हम क्या कहेंगे, उधर लो टाइड आ जाएगा। तो आई थिंक सो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है। ये जो शेड एयर कर रखा है ये आपको बताने के लिए। मैं एक और फोटो आपको इस पे दिखाता हूं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। चलो मैं आगे, चलिए। देखो अब यहां पर कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, ये मैं भी समझाऊंगा। स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड क्या होते हैं। देखो यहां पर अभी पोजीशन देखना, यहां पर सूरज की, पृथ्वी की और चांद की पोजीशन कैसी है, स्ट्रेट लाइन। यहां पर भी चांद, सूरज चांद और पृथ्वी की पोजीशन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में। तो ध्यान रखना जब भी ये सूरज, चांद और पृथ्वी स्ट्रेट लाइन में होते हैं तब फोर्स कुछ और होती है, और जब ये सूरज, चांद और पृथ्वी 90 डिग्री पे होते हैं, देखो ना 90 डिग्री पे होते हैं, तब कंडीशन कुछ और होती है। अब ये कंडीशन क्या है इसको समझते हैं, ध्यान देना। यहां पे कुछ चीज लिख रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। सूरज और चांद का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा ये 24/7 काम करेगा। यस, ये 24/7 रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि रात को चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स बंद हो जाएगा या रात को सूरज का बंद हो जाएगा और दिन में चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स बंद हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। सूरज और चांद 24 घंटे 24/7 अपना गुरुत्व बल तो लगा ही रहे होंगे, बट क्योंकि चांद परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी की और पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूरज की, तो इनकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, इनके मैग्नीट्यूड में, इनके फोर्स के जो यूनिट्स हैं उसमें भी अंतर आता है। एग्जांपल लेते हैं, भाई मानो आप एक झूला झूल रहे हैं, आप एक झूले पे बैठे हैं, पीछे से आपके झूले को किसी ने धक्का दिया, फोर्स लगाई, तो आपका झूला आगे जाएगा और पीछे भी आएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि आपके झूले को जो फोर्स लगाई गई है वो कितनी लगी। अगर आपको जो झूला दे रहा है उसने ज्यादा तेजी से फोर्स लगाई थी तो आपका झूला उतना ज्यादा आगे जाएगा और उतना ज्यादा पीछे भी जाएगा। और अगर आपको झूला देने वाले व्यक्ति ने फोर्स कम लगाई, कम धक्का दिया, तो आपका झूला ज्यादा आगे भी नहीं जाएगा, ज्यादा पीछे भी नहीं जाएगा। यह बात समझ में आई आपको?
अगर नहीं आई है तो मेरी वीडियो को, इस चीज को, स्टेटमेंट को दोबारा से रिवाइंड करके दोबारा सुनो, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। अब देखो क्या होता है, सूरज और चांद का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एक टाइम तो ऐसा आएगा जब मैक्सिमम हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब मिनिमम हो जाएगा, ध्यान रखना। तो कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जब सूरज और चांद का ग्रेविटेशनल मैक्सिमम होता है? तो वो कंडीशन होती है स्प्रिंग टाइड की। और मिनिमम जब हो जाता है तो वो कंडीशन है नीप टाइड की। और ये कब कम होती है? तो लिख देता हूं, जब ये तीनों सूरज, चांद और पृथ्वी स्ट्रेट लाइन में हो। और नीप टाइड की कंडीशन कब होती है? जब ये तीनों 90 डिग्री एंगल पे हो। तो अब इस स्टेटमेंट को यहां से मिलाकर देखो, सूरज, पृथ्वी, चांद, सूरज, पृथ्वी, चांद, ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है। ये स्ट्रेट लाइन हो गई और ये भी स्ट्रेट लाइन हो गई। तो जब स्ट्रेट लाइन में है तो मैंने क्या लिखा, जब स्ट्रेट लाइन में होंगे तो फोर्स क्या होगी? मैक्सिमम। और इसको हम क्या कहेंगे? स्प्रिंग टाइड। तो ये स्प्रिंग टाइड है और ये स्प्रिंग टाइड में हम कहेंगे फोर्स क्या है? मैक्सिमम। फोर्स क्या है? मैक्सिमम। वहीं पर इस कंडीशन में देखो, ये इसमें फोर्स क्या होगी? मिनिमम। यहां पर फोर्स क्या होगी? मिनिमम होगी। मिनिमम क्यों होगी? क्योंकि 90 डिग्री पे आ गए। ये देखो 90 डिग्री पर है ये। तो 90 डिग्री पर आप देखो ना, कोई मुझे दोनों साइड से खींचेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी, मेरे कंधों पर ज्यादा जोर पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मुझे 90 डिग्री पर खींचेगा तो मेरे फिजिक्स के लॉ के मुताबिक 90 डिग्री पर खींचने पर मेरे इन दोनों कंधों पर लगने वाला फोर्स एक दूसरे को काउंटर कर जाएगा, तो कम प्रभाव पड़ेगा। तो यहां जब ये 90 डिग्री पे होंगे तीनों, तो फोर्स मिनिमम हो जाएगी और फोर्स मिनिमम को ही हम क्या कहते हैं? नीप टाइड। इतनी बात समझ में आई? नहीं, अगर आपको लग रहा है फास्ट है तो थोड़ा सा स्लो मोशन में करके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में। ठीक है, अच्छा अब यहां पर कुछ टर्म्स लिखे हैं बेटा। ये क्या लिखा है? फुल मून। और ये क्या लिखा है? फर्स्ट क्वार्टर मून। भाई चांद परिक्रमा लगा रहा है, देखो ये परिक्रमा लगा रहा है, जो चांद की कंडीशन नंबर x और फिर चांद की कंडीशन नंबर y। भाई ये वाली कंडीशन क्या है? फुल मून का मतलब क्या है? पूर्णिमा। ऑब्वियस ही बात है कि पूर्णिमा यहीं पर तो पूर्णिमा होगा। ये मैंने आपको एक्लिप्स में बताया था जब मैंने लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स पढ़ाया था। पूर्णिमा तब होती है जब चांद पृथ्वी के इस साइड आएगा, तब पूर्णिमा होता है। और अमावस तब होती है जब चांद पृथ्वी के इस साइड सूरज की तरफ आ जाता है, तब अमावस होती है। तो ये न्यू मून कंडीशन है और ये फुल मून कंडीशन है। आ रही बात समझ में? तो यानी कि फुल मून और न्यू मून में क्या होगा? स्प्रिंग टाइड होगा। क्वार्टर माने क्या होता है? घूमते हुए, परिक्रमा लगाते हुए। ये परिक्रमा लगा रहा है तो परिक्रमा लगाते हुए पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड कंप्लीट क्वार्टर। क्वार्टर माने 1/4, क्वार्टर माने 1/4। ठीक है, अच्छा अब इससे आप समझो टाइड से होता क्या है, ये भी आप ध्यान दो। ये तो मैंने आपको समझाए टाइड्स, ठीक है, तो मैंने आपको बताया टाइड्स, टाइड्स में हो क्या रहा है, इसको भी आप समझेंगे। अब यहां आप देखो, ये देख रहे हो, ये पृथ्वी है। पृथ्वी अब क्योंकि चांद इस साइड है तो क्या लिखा हुआ है? टाइडल बल्ज। टाइडल बल्ज ड्यू टू ग्रेटर ग्रेविटी देन द सेंटर ऑफ द अर्थ। मून्स ग्रेविटेशनल पुल, चांद का ग्रेविटेशनल पुल क्या कर रहा है? उस पानी को खींच रहा है। तो पानी की जो बल्जिंग हो रही है, तो यहां पर पानी की बल्जिंग इस साइड ज्यादा हो गई, इस साइड कम हुई। तो यही आपका हाई टाइड है, उस तरफ लो टाइड है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब स्प्रिंग टाइड आता है, पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? स्प्रिंग टाइड जब आएगा तो हाई टाइड ज्यादा आएंगे या लो टाइड? तो मैंने आपको इसका सबसे आसान उदाहरण दिया है। आप एक झूले पे बैठे हैं, स्विंग पे, अगर पीछे वाले ने आपको धक्का कम दिया तो आपका झूला ज्यादा आगे भी नहीं जाएगा, ज्यादा पीछे भी नहीं आएगा। लेकिन अगर उसने धक्का ज्यादा दिया तो आपका झूला ज्यादा आगे भी जाएगा तो ज्यादा पीछे भी आएगा। तो यहां पर भी सेम कंसेप्ट है। अगर स्प्रिंग टाइड है तो स्प्रिंग टाइड में फोर्स मैक्सिमम है, यानी कि धक्का ज्यादा लगा, तो धक्का ज्यादा लगा तो हाई टाइड भी हाई आएंगे, ज्यादा ज्यादा आगे जाएगा, और लो टाइड भी ज्यादा लो जाएंगे। हाई टाइड भी ज्यादा हाई होंगे, लो टाइड भी ज्यादा लो। तो ऐसे में हम कहेंगे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? तो ऐसे में एम्पलीट्यूड भी हाई हो जाएगा, क्योंकि हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो गैप है, इंटरवल है, इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। सिंपल पेंडुलम में आप देखते हो ना एम्पलीट्यूड, मीन पोजीशन से डिस्टेंस, तो हाई लो, हाई लो,
तो ज्यादा हाई ज्यादा लो कब होगा? जब फोर्स मैक्सिमम होगी। और इसी के अपोजिट को जब नीप टाइड होगा तो नीप टाइड में क्या हो जाएगा? फोर्स मिनिमम। तो फोर्स मिनिमम पे क्या होगा? हाई टाइड ज्यादा हाई नहीं जाएगा, लो टाइड ज्यादा लो नहीं जाएगा, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? बहुत अच्छी बात। अच्छा, तो यहां पर मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। फ्रीक्वेंसी देखो, टाइड्स तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सेमी डायूर्नल, एक होते हैं डायूर्नल और एक होते हैं मिक्स्ड। तीन प्रकार के टाइड्स होते हैं। सेमी डायूर्नल का मतलब जो होता है कि दिन में 2 बार, फिर दिन में 4 बार और फिर मिश्र, कोई टाइम फिक्स नहीं हो। तो 3 तरह के टाइड्स होते हैं। खैर इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, घबराइए मत। जब आप इसको समझ लेंगे तब उस लेवल पर हम आएंगे, ठीक है? अभी पहले आप फर्स्ट लेवल को पकड़ के रखो, वो कमांड करनी जरूरी है। हर चीज पढ़नी जरूरी नहीं है, पर जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो, इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है? तो बच्चों देखो यहां पर क्या लिखा है, ज्यादातर समुद्र किनारे अनुभव होते हैं 2 लो टाइड और 2 हाई टाइड हर लूनर डे, यानी कि 24 घंटे 50 मिनट में। 24 घंटे 50 मिनट में 2 लो टाइड आएंगे, 2 हाई टाइड आएंगे, लूनर डे, चांद, लूनर माने चांद, ठीक है? दूसरा, क्योंकि मून की पोजीशन चेंज होती रहती है तो 2 टाइडल बल्ज आते हैं रोटेट अराउंड द अर्थ, तो यही बल्ज क्या कहलाते हैं? हाई टाइड, while the corresponding flat side indicate the low tide। मैंने बोला ना, चांद यहां पर है तो ये हाई टाइड आया, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड में क्या होगा? लो टाइड आएगा। जब चांद घूमकर यहां जाएगा तो यहां हाई टाइड आ जाएगा और इधर लो टाइड हो जाएगा। चांद घूमकर इधर आ जाएगा तो यहां हाई टाइड आ जाएगा, इधर लो टाइड आ जाएगा। तो ये हाई और लो चलता रहता है। तो इसीलिए क्या होगा? 2 लो टाइड और 2 हाई टाइड, ठीक है? इस फोटो में दिखाया गया है। एक और फोटो दिखा रहा हूं मैं। अच्छा, अब यहां पर एक फोटो है बेटा, बे ऑफ फंडी। अब ये बे ऑफ फंडी क्या है? ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा जो टाइडल जो आता है, टाइड सबसे ज्यादा कहां है? तो हाईएस्ट हाई टाइड बे ऑफ फंडी में आता है। वो उसकी लोकेशन की वजह से, देख रहे हो धीरे 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 टाइड आगे बढ़ रहा है, देख रहे हो धीरे धीरे टाइड आगे बढ़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है? हाइट बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा देखो टाइड कहां तक पहुंच गया, राइट? टाइड, टाइड का मतलब क्या है? समुद्र के लेवल का आगे बढ़ना, समुद्र का लेवल का ऊपर जाना, समुद्र के लेवल का चढ़ना। तो ये धीरे धीरे, यहां पे लोकेशन की वजह से, यहां पर लोकेशन ही ऐसा हो रखा है कि यहां पर स्ट्रक्चर ही ऐसा है ज्योग्राफिकल, यहां पर जो आकृति ऐसी है कि इस बहुत नैरो पैसेज में पानी बढ़ते 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 ऊपर तक पहुंच जाता है। तो विश्व में, ये कनाडा है, कनाडा के पास सबसे ज्यादा हाई टाइड आता है। तो ये बे ऑफ फंडी का जो टाइड का जो आपका एम्पलीट्यूड है वो सबसे ज्यादा है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं। देखो मैंने यहां क्या लिखा है, इसको पढ़ेंगे एक बार। यहां मैंने मेंशन किया है व्हेन द हाईएस्ट पार्ट और द क्रेस्ट, देखो ना ये क्रेस्ट होता है और ये ट्रफ होता है। दिस इज क्रेस्ट एंड दिस इज ट्रफ, इजंट इट? तो द हाईएस्ट पार्ट और द क्रेस्ट, यानी कि जब हाई टाइड आएगा ऑफ द वेव रीचेज अ पर्टिकुलर लोकेशन, हाई टाइड अकर्स। जब वो पानी चढ़ते चढ़ते अपने सबसे ऊंचाई वाले इलाके पर पहुंचेगा तो उसको हम कहते हैं हाई टाइड। और लो टाइड क्या होता है? कॉरस्पॉन्ड्स, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लो टाइड आ जाएगा जब उसका लोएस्ट पार्ट होगा वेव का, ठीक है? उसको ट्रफ कहेंगे। तो इन्हीं हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो डिफरेंस होता है इट इज कॉल्ड एज टाइडल रेंज। हाई टाइड और लो, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है, हाई टाइड और लो टाइड, समुद्र का लेवल चढ़ा, समुद्र का लेवल उतरा, तो किसी भी हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो डिफरेंस है एम्पलीट्यूड, उसे आप टाइडल रेंज कहते हैं। तो अब मैंने अगली स्टेटमेंट क्या लिखी है यहां पे? द हाईएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में समुद्र का पानी का सबसे ऊंचाई तक जाना वो कहां पर होता है? बे ऑफ फंडी, कनाडा। मैंने आपको फोटो दिखाई। भारत की बात करें तो भारत में हाईएस्ट टाइड कहां पे रिकॉर्ड किया गया है? गुजरात के ओखा में। और मैंने क्या लिखा है? टाइड्स आर कॉमनली कैसे डिवाइड होते हैं टाइप्स ऑफ टाइड में? सेमी डायूर्नल, यानी कि 2 हाई वाटर्स 2 लो वाटर्स ईच डे, हर दिन 2-2, या फिर डायूर्नल 1 टाइडल साइकिल पर डे, 1 हाई 1 लो। डायूर्नल मतलब 1 हाई 1 लो। सेमी डायूर्नल मतलब 2 लो 2 हाई, 2 लो 2 हाई,
क्लियर हुआ? तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स टाइड्स को लेकर समझाए हैं और मैंने आपको टाइड्स के बारे में बताया कि पृथ्वी के ऊपर पानी का ये बल्ज होना, पानी का बल्ज होना, या तो ऐसे बल्ज होगा या फिर पानी का ऐसे बल्ज होना। तो पानी का जो बल्जिंग चल रही है और कंटिन्यूअसली चल रही है, दिस इज कॉल्ड एज टाइड। और टाइड बेटा बहुत जरूरी है। जैसे टाइड्स की वजह से जितनी भी कई शिप्स होती हैं, हैवी शिप्स, वो समुद्र किनारे काफी अंदर तक आ सकती हैं जब हाई टाइड आएगा। दूसरा, हमें समुद्र किनारे बहुत सारी मछलियां हाई टाइड में नजदीक आ जाती है, तो फिशिंग इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होता है। कई सारे सेडिमेंट्स जो होते हैं वो समुद्र के बीच से किनारे तक पहुंच जाते हैं। कई ऐसी चीजें होती हैं जो समुद्र ला करके किनारों तक जमा कर देता है और कई प्रकार की टोपोग्राफी बनाता है। इससे हमें और क्या फायदे होते हैं, जैसे जो सेडिमेंट्स, जो आपका डस्ट, जो आपका गार्बेज वगैरह है, वो क्लीन होता रहता है टाइड्स के आने जाने से। और समुद्र किनारे जब लो टाइड आएगा तो हमें कई समुद्री जीव मिल जाते हैं। तो टाइड्स के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है, काफी सारे बेनिफिट्स हैं। तो आपको उम्मीद कर रहा हूं कि टाइड्स का जो टॉपिक है समझ में आया होगा। अगर आप इसके कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपके पेपर में पास्ट ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आप अटेम्प्ट कर पाओगे अब। ओके, फिर भी अगर आपको लगता है कि सर बुक में मैं ये टॉपिक पढ़ रहा था मुझे समझ नहीं आया, आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। चलो फिर अगला जो टॉपिक है वो मैं जल्दी आपके सामने क्लास लेकर के उपस्थित होऊंगा। लेट्स सी अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे। देखो एक बार अगला टॉपिक आपका, आई थिंक सो जो अगला टॉपिक आपका है इट विल बी ऑन टाइम। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का को लेकर के मैंने टाइम निकालने को लेकर एक वीडियो बनाई थी, तो या तो मैं लिथोस्फीयर कराऊंगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एक बड़ा टॉपिक है, उसको हम बहुत डिफरेंट क्लासेस में पार्ट्स में समझेंगे क्योंकि ये काफी लंबा टॉपिक है। बट मेक श्योर कि आप जैसे जैसे मैं क्लासेस करा रहा हूं ना, तो उस क्लासेस को आप रेगुलर घर में पढ़ते रहो और आपको हेल्प भी मिल रही होगी। मेरे पास कई बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं सो दैट मुझे आप लोगों का फीडबैक मिलता रहे। मुझे अगर लगेगा कि क्लास में थोड़ा सा मुझे पीडीएफ ज्यादा देनी है, फोटोज और ज्यादा देनी है, इंटरेक्टिव बनाना है, बच्चों को और अच्छा लग रहा है, तो मैं अकॉर्डिंगली मेरे को भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं और बेहतर करता जाऊंगा, ठीक है। चलो इसको आप लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा बेटा, बिल्कुल शेयर करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दें, ओके। और इसी तरह से आप पढ़ते रहें क्योंकि आपका पेपर नजदीक आ रहा है, हार्डली 1.5 months इज लेफ्ट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड जय हिंद।